वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है जहाँ भी होंगे सही होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट चैप्टर एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड होप यू विल एंजॉय दिस ब्यूटिफुल क्लास विद मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस खूबसूरत से टॉपिक को जहाँ से लास्ट वीडियो हमने ख़त्म किया था। सो बट टुडेज टॉपिक इज़, ये बहुत आसान सा होने वाला है बच्चों, और बहुत ईजिलियर और बहुत ऐसी मतलब वो चीज़ें हम आपको बताएंगे कि जहाँ पर बच्चों को डाउट होता है, जहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं, जहाँ पे गलतियाँ होती हैं। कॉम्पिटिटिव पर्पज़ से भी अगर मैं कहूँ तो ये चैप्टर काफ़ी मायने रखता है जो बच्चे कंपटीशन फेस करते हैं उनके लिए भी। सो our today's topic is average cost, average fixed cost, average variable cost and marginal cost। ये पोर्शन हमारा ऐसा था जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर नहीं किया था, तो इसको हम आज कवर करेंगे। और आज के इस वीडियो को कवर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक एक को हम लेकर के चलेंगे और किस तरीके से एक्सप्लेनेशन करना है, कैसे समझना है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ टेबल रिप्रेजेंटेशन, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, विद द हेल्प ऑफ सब मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। तो ये काफ़ी ईजी होने वाला है। तो सबसे पहले चलिए आपको कुछ बताते हैं, प्रीफेस में लेके चलते हैं या बैकग्राउंड में लेके चलते हैं, सॉरी। तो बैकग्राउंड में लेके चलते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो बच्चे कहेंगे सर यस, ऐसा तो आपने लास्ट वीडियो में बताया था, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मेरा ये कहना है बेटा कि जो आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, यानी ये जो दोनों पार्ट्स हैं, अगर हम इसको क्यू से डिवाइड कर दें, इट मीन्स टी सी डिवाइड बाई क्यू, टी एफ सी डिवाइड बाई क्यू प्लस टी वी सी डिवाइड बाई क्यू, तो क्या निकल के आएगा? तो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना। और ये आएगा आपका यहाँ पर निकल करके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये वाला एक अलग पोर्शन बन गया आपका, यानी ये वाला यही वाला पोर्शन बन गया आपका यहाँ तक, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज, है ना, आज की क्लास। तो यहाँ तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है ना। यहाँ कई बच्चे की सर व्हाट इज़ क्यू, तो मैं आपको बता देता हूँ क्यू के लिए ये यहाँ पर आउटपुट है। क्या है बच्चों? आउटपुट। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द एवरेज कॉस्ट। व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये क्या होता है, ये कौन सी कॉस्ट होती है? सो ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर लिखिए आप पर यूनिट आउटपुट कॉस्ट, per unit output cost is called average cost, या फिर average cost is the cost of per unit output। कैसे लिखेंगे इसको बेटा? एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्यू, ऐसे लिखेंगे ना। ये अलग से इक्वेशन हो गया आपका यहाँ पर। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज कॉस्ट इंटू क्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस कंडीशन में जो है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये तो चलिए इसकी ऐसी बातें रही कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट कॉस्ट को रेफर करता है। अब बात आती है मेन कि इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन कैसे देखें, इसका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन कैसे देखें। तो ये भी बहुत इजी है, इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले चलते हैं डायग्राम की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कंडीशन है। तो सपोज दैट दिस इज़ द कर्व, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन स्पॉट है। ध्यान रखेंगे कॉस्ट वाले चैप्टर के अंदर आउटपुट को ही एक्स एक्सिस पे आपको लेना है। ये आपने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर क्या दिखाने जा रहे हो आप लोग? एवरेज कॉस्ट दिखाने जा रहे हो, तो ये एवरेज कॉस्ट ले लिया है आपने। अब बात आती है एवरेज कॉस्ट का जो कर्व होता है ये कैसा होता है? तो यू शेप होता है बच्चों। पहले देख लीजिए फिर बाद में बनाना सीख लीजिएगा। दिस इज एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना। इसका कुछ ये पहले डिक्लाइन होगी, फिर लोएस्ट हो जाएगी, उसके बाद इंक्रीजिंग
वे में रहेगी, आउटपुट के साथ साथ इसका रिलेशनशिप होगा, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट जो इसका लोएस्ट होगा आप स्केल की हेल्प से इसको यहाँ पर चेक कर लेंगे, और इस तरीके से कोई भी यहाँ पर Q1 जो भी आप लिखना चाहें, दिस इज पॉइंट R जो भी, तो ये एक जनरल रिलेशनशिप एक तरीके से है एवरेज कॉस्ट का, यानी कि एवरेज कॉस्ट पहले देखिए डिक्लाइन हो रही है ना, आउटपुट ये आपका आउटपुट है, ये इंक्रीज हो रहा है रेगुलरली, तो जब आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, पहले वो कम हो रहा है, फिर लोवेस्ट हो रहा है, उसके बाद एवरेज कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। अब इसको टेबल के अंदर कैसे समझें जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो टेबल हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर हमने लिया है आउटपुट, क्या लिया बच्चों, आउटपुट जिसको आप Q कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमको क्या चाहिए, अब हमने लिया है टोटल कॉस्ट, उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट से, ये बहुत आसान है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है आप सभी जानते हैं, अगर आप टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरत है हमें, इफ़ द आउटपुट इज़ 0, इफ़ द आउटपुट इज़ 1 2 3 4 5 6, ये टेबल आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, बस रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए हम ये टेबल आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, यहाँ पर कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होगी। चलिए भाई टेबल स्टार्ट करते हैं। टोटल कॉस्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि रिलेशनशिप कैसी होती है, इसका डायग्राम कैसा होता है, तो उसी वे में आपको टोटल कॉस्ट का या तो डेटा याद करके रखना है, या फिर आपको फ्रेम करना आना चाहिए, या फिर आप अब सीख लीजिए। स्टार्टिंग में क्या टोटल कॉस्ट 0 हो सकती है क्या, बताइए बताइए। तो मेरा कहना है कि कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी काउंट होती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी काउंट होती है, तो ये कभी 0 नहीं होगा, तो इसलिए ये भी कभी 0 नहीं होगी। तो 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 का गैप आ गया ना, अब 8 का गैप रखिए 28, अब 6 का गैप रखिए 34, अब 4 का गैप रखिए 38, वापस 4 का गैप रखिए 42, और वापस अब 6 का गैप रखिए, तो ये हो गया आपका 48। इस तरीके से आपने टोटल कॉस्ट का डेटा फटाफट फ्रेम कर लिया है, तो यहाँ आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है, TC अपॉन Q, तो TC आ गया आपके पास, आउटपुट Q आपके पास है, डिवाइड करते चलिए, 10/0 करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये एवरेज कॉस्ट का डेटा निकल के आ रहा है। यहाँ पर 20/1 करेंगे तो 20 आएगा, यहाँ भी लिख देता हूँ। यहाँ पर 28/2 करेंगे तो 14 आएगा, यहाँ पर भी 14 लिख देता हूँ। 34/3 करेंगे तो आएगा आपका यहाँ पर 3 1 जा 1 और 3 1 जा 11.3 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। और 38/4 करेंगे तो ये कितना आएगा 9.5, तो ये आपका 9.5 आ गया। 42 डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आएगा आपका 8.4, ये 8.4 आ गया। और 48 डिवाइड बाई करेंगे 6 तो ये आएगा आपका टोटल 8, यानी ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। आगे अगर इसको 7 तक लेके जाएंगे तो अभी इंक्रीज होने लग जाएगा एवरेज कॉस्ट हमारा। एवरेज कॉस्ट इसके बाद क्या होगा, इंक्रीज होने लग जाएगा, यानी ये अब लोवेस्ट इस कंडीशन तक हम टेबल बना चुके हैं। इसके बाद जो टेबल में नंबर बढ़ाएंगे आप, तो आप इस तरीके से आपका एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होने लगेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। इसमें खास बात ये है कि ये एक तरीके से जो है यहाँ पर जो चीज़ ध्यान रखेंगे, एवरेज कॉस्ट कर्व जो है ये आपका यू शेप है। कैसा है बेटा, यू शेप है। जो भी शॉर्ट टर्म कॉस्ट होंगी वो ज़्यादातर यू शेप होंगी, अगर आप केवल छोड़ दें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व को। तो ये काफ़ी बार एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसको एग्जाम में पूछा जाता है। आई थिंक आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा और उम्मीद करते हैं आपको ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। सिर्फ ये ध्यान रखें यू शेप होता है, इस तरीके से होता है। तो AC का आई थिंक कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, एवरेज कॉस्ट में कभी कोई दिक्कत अब आपको नहीं आई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक में। एवरेज कॉस्ट का यहाँ पे मुद्दा ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। कई बच्चे तो पूरा कॉस्ट का चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको कुछ कुछ चीज़ें जो है अभी तक पता नहीं होती हैं। तो चलिए बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उनको पता नहीं रहती हैं। तो भाई ध्यान रखिए, एवरेज कॉस्ट जो होता है ये AFC प्लस AVC होता है। ये दोनों जो हैं इसके क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स भी कैसे हैं, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल।
ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये फिक्स्ड कंपोनेंट है, ये वेरिएबल कंपोनेंट्स है। अब आप इसको आगे बढ़ाइए, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। कैसे जानेंगे कि व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट? तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट या इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्यों आई है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका भी फिक्स फैक्टर से कोई ना कोई रिलेशनशिप है। फॉर्मूला क्या लिखते हो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का आप लोग? आप लिखते हो TFC अपॉन Q। ये बहुत सिंपल है। तो क्या हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऐसे लिख सकते हैं, AFC इंटू Q इक्वल्स टू TFC? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि ये स्पेशल क्यों है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो है ये इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत स्पेशल है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते रहते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं। यहाँ पर आपने लिया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पर वही आउटपुट, ये ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं बच्चे, गलती नहीं करेंगे। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो होता है बच्चों ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके शेप की वजह से, नॉट इन यू शेप, अकेला ऐसा कर्व है कॉस्ट कर्व के अंदर जो यू शेप नहीं होता। और इसको खास बात इसकी ध्यान रखेंगे कि ये कभी भी इधर टच नहीं करना है एक्स के, ये जीरो नहीं करना है कभी भी, है ना। जीरो करते ही आपको जीरो नंबर मिल जाएगा, नहीं तो ध्यान रखेंगे आप। अब इसमें खास बात क्या है कि मान लीजिए ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं आप लोग? मान लीजिए इस पर ये कोई पॉइंट्स हैं ABC, तो आप इसके किसी भी पॉइंट पर जब ये कॉस्ट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन से ये पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि कर्व ही दोनों का रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए ए पॉइंट पर आप चाहते हैं कि AFC इंटू क्वान्टिटी कितनी है, तो ये हमेशा TFC के बराबर रहेगा। सेम कंडीशन बी पर होएगा, AFC इंटू Q, ये भी TFC के बराबर रहेगा। ऑलवेज इक्वल्स टू TFC। किसी भी पॉइंट को आप मल्टीपल करके देख लीजिए, यानी इस तरीके के कॉम्बिनेशन अगर आप बनाएंगे तो आपको यही कहानी निकल करके आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, Q1, Q2, Q3, ये आपका कोई भी कॉस्ट हो सकता है, A1, A2, A3। तो मेरे कहने का आपको सिर्फ इतना मतलब है कि हाइपरबोला होता है और इसका शेप नॉट यू शेप, ध्यान रखेंगे, नॉट यू शेप। आपसे एग्जाम में कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा कर्व ऐसा है जो यू शेप नहीं होता कॉस्ट कर्व के अंदर, तो आप फटाफट कह देंगे सर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व ऐसा डिक्लाइन होता हुआ क्यों होता है? इसका नंबर, यानी कि अगर आप टेबल में दिखाएंगे तो आपको ऐसा ही चाहिए ना कि रिड्यूस होता हुआ, तभी तो टेबल सही माना जाएगा। तो टेबल के अंदर चेक कर लेते हैं। टेबल के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे मैं यहाँ पर ये नंबर्स रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए वापस बना ही लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, नया टेबल फ्रेम कर लेते हैं। TFC के लिए टेबल फ्रेम करने जा रहे हैं हम, तो हमें सबसे पहले AFC के लिए, तो टोटल फिक्स कॉस्ट का आपको पता ही है कि टेबल बहुत आसान होता है। तो इसको हम बना लेते हैं क्योंकि ये आसान है। टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहता है हमेशा, तो ये 10 एक इजी सा डेटा हमने ले लिया है आपके लिए। अब यहाँ पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेंगे हम लोग। बताइए निकाल पाओगे क्या आप लोग? बिल्कुल, फार्मूला वगैरह आपको ऊपर दिया ही हुआ है। क्या कहता है ये? TFC को अगर Q से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10 डिवाइड बाई, अगर 0 करेंगे तो कितना आएगा? इन्फिनाइट आएगा। 10 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 10 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3.33 आएगा। और 10 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा। 10 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और 10 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो ये 1 पॉइंट कितना बच गया? 6 और 4 एंड 1.6 और कुछ करके आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। तो दिस इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व टेबल। कोई भी टेबल आप बना सकते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ पाते हैं रिलेशनशिप्स को तो यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं ये टेबल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के लिए आउटपुट के साथ में आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द डायग्राम, दिस इज द टेबल एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। दिस इज द फिक्स्ड कंपोनेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पर और आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट की कि आखिरकार ये जो कॉन्सेप्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ये क्या है। चलो इसको भी बताते हैं भाई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, वो भी तो मायने रखता है, वो भी तो एग्जाम में
पूछा जाता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे रिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑल, वो क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता रहता है। तो सबसे पहले अब बात करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। ये भी बहुत आसान है, इसको भी बहुत कम समय में हम आपको समझा देंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जो पर यूनिट आउटपुट का जो वेरिएबल कॉस्ट होता है उसको बोला जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप लोग? TVC अपॉन Q। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको? AVC इंटू Q इक्वल्स टू TVC, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलते हैं सीधे हम डायग्राम पर। डायग्राम में कुछ खास बातें याद रखनी है बेटा आपको। यहाँ पर ये आपका x है, ये y है। यहाँ पर क्या लिया आपने? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को शो कर रहे हो, ये ऑरिजिन स्पॉट है और ये आपका आउटपुट है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कर्व कैसा बनेगा? सेम एवरेज कॉस्ट के जैसा ही इसका कर्व होता है, यू शेप होता है। तो ये हो गया आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये कैसा है? यू शेप है। पहले डिक्लाइन हो रहा है, फिर ये लोएस्ट हो रहा है। यहाँ पर आप मिला सकते हैं, इसको कुछ भी लिख सकते हैं Q1। बहुत सिंपल है। अलग अलग अगर आप कर्व फ्रेम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको रिलेशनशिप के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको एक साथ कई डायग्राम्स बनाने होंगे एक डायग्राम के अंदर, ठीक है ना, कई सारे कर्व खींचने होंगे, तो वहाँ पर आप गलती कर जाते हैं। तो उनको इसके बाद आपको बताएंगे गलती कहाँ नहीं करनी है। आप जानते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है कैसे निकालोगे आप लोग? ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ऐसे निकालोगे आप। तो इसके लिए आपको किसका डेटा चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट का डेटा चाहिए। आपके पास अभी कुछ नहीं है, तो चलिए डेटा निकालते हैं और सीखते हैं कि कैसे निकालना चाहिए। मान लीजिए ये आपका आउटपुट है। क्या है बच्चों? ये आपका आउटपुट है। तो आउटपुट के लिए लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और ये आपका टोटल कॉस्ट का डेटा है मान लीजिए, और ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डेटा है। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, और ये आपका ये TC है, ये TVC है, और यहाँ पर ये लास्ट में छोड़ देते हैं, इसको ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे। अरे भाई पेन क्यों गिर रहा है? फटाफट से देखते हैं ये आउटपुट के जो नंबर्स हैं उनको चेक कर लेते हैं एक बार। आउटपुट 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक ही लिया है मैंने, 6 भी ले सकते हैं। टोटल कॉस्ट स्टार्टिंग में क्या 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी भी ध्यान रखें। तो ये मान लीजिए 10 20, इसका रिलेशनशिप हमेशा ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में जब ये बढ़ता है तो डिक्रीजिंग रेट से, उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से। 28, फिर इसके बाद में कितने का गैप है यहाँ पर? 8 का, तो 6 का रख लो। 34 38, और फिर यहाँ पर 42, और इसके बाद 6 वाला यूनिट अगर आप ले रहे हैं तो मैं ले लेता हूँ 6 वाला नीचे, ये हो गया आपका 48, ठीक है ना। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालें? तो स्टार्टिंग में जब प्रोडक्शन आपका 0 है, यानी आउटपुट 0 है और टोटल कॉस्ट 10 है, तो इसका मतलब यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया? 10। तो 10 का गैप रहेगा, बाकी सब टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही आने वाला है। तो स्टार्टिंग में TVC कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 10 टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो भी चेंज हो रहा है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। 8 6 4 4 6। तो यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, ये देखिए, ये इस तरीके से ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका जो है वो निकल करके आ रहा है। स्टार्टिंग में 10 फिक्स्ड कॉस्ट है, फिर 10 का चेंज हुआ, फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे, आई थिंक ये करेक्शन करूँगा। ये 10 हो गया, और क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता हुआ होता है लेकिन पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, तो जो डिफरेंस होता है यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का, तो उसको ध्यान रखेंगे। जैसे 10 का डिफरेंस है तो इसमें ऐड करते हुए चले जाना है। इसके बाद कितने का डिफरेंस है? 8 का है, तो ये 18 हो जाएगा। इसके बाद कितने का है? गैप जो है वो 6 का है, तो ये 24 हो जाएगा। इसके बाद कितने का है? 4 का है, तो ये 28 हो जाएगा। इसके बाद कितने का है? तो ये 32 हो जाएगा। और इसके बाद कितने का है? 6 का, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38। इस तरीके से ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डेटा आपको निकल करके आ जाएगा। अब ये चीज़ क्लियर है।
यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंसेस होता है वो डिफरेंस तो रहेगा ही, साथ में ऐड करते हुए चले जाना है, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और इसके बीच में केवल फिक्स्ड कॉस्ट का अंतर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली फिक्स्ड कॉस्ट 10 है, तो केवल 10 का अंतर रख करके, यानी इसमें से 10 माइनस करते चले जाओगे तो भी आ जाएगा डेटा, क्योंकि बीच में कौन है, बीच में सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो स्टार्टिंग में 10 है। तो ये डेटा अब आपका सही है। अब आपको क्या करना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है भाई। एवीसी आप जानते ही क्या होता है, ये होता है भाई टीवीसी अपॉन क्यू। टीवीसी आपके पास आ चुका है भाई, ठीक है, अपॉन क्यू। किसी भी नंबर को 0 से अगर आप डिवाइड करेंगे, एनी नंबर इफ़ यू डिवाइड 0 देन यू फाइंड आउट इन्फिनिट। ये क्लियर हो गया। अब आप क्या करोगे, 10 डिवाइड बाई 1, फिर किसको कर रहे हो, टीवीसी को कर रहे हो। 18 डिवाइड बाई 2, टीसी को नहीं कर रहे हो, टीवीसी को कर रहे हो, ध्यान रख रहे हो। 24 डिवाइड बाई 3, 28 डिवाइड बाई 4, 32 डिवाइड बाई 5 एंड 38 डिवाइड बाई 6। तो ये आप यहाँ पर डिवाइडेशन करेंगे इनका, और इस तरीके से आपको यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पर आप करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पर 6.5 आ जाएगा, नहीं 6.4 आएगा, और यहाँ पर आएगा 6.3। यानी अभी तक ये लोवेस्ट हो रहा है एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और लोवेस्ट हो चुका है। लोवेस्ट होने के बाद में क्या होगा कि ये अब इंक्रीजिंग होना स्टार्ट कर देगा यहाँ से, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आप टेबल आगे बढ़ा सकते हैं, 7, 8, 9, 10 जो भी है। अब इसका जो डेटा आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का निकल करके इसके बाद में, क्योंकि 38 के बाद में आप इसमें कितने का गैप है, 6 का, तो अब 10 का रख सकते हो, 8 का रख सकते हो, तो डेटा बदलेगा, और बदलेगा तो फिर आप इस तरीके से, मान लीजिए मैं यहाँ पर 7th यूनिट लेता, तो 7th यूनिट में मैं यहाँ पर ये जो गैप था, ये मान लीजिए कि सपोज दैट ये 10 का गैप होता है, यहाँ पर 38 से सीधा 48 होता, 48 डिवाइड बाई हम 7th यूनिट करते, तो और ये आता आपका 42, 48, 6.8 और समथिंग आता है, यानी 6.3 द लोवेस्ट पॉइंट। इसके बाद ये बढ़ता हुआ चला जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, इस टेबल को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आई थिंक कि ये आपको समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग में डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन होने के बाद फिर वापस बढ़ना स्टार्ट करेगा, डिक्लाइन हो रहा है फिर वापस बढ़ना स्टार्ट करेगा। टेबल में भी ये प्रेजेंटेशन आपका सेम होना चाहिए, यही रिलेशनशिप शो होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ये भी पसंद आया होगा, ये समझ में आया होगा। डायग्राम देख लीजिए, एवीसी ऐसा ही होता है, एवरेज कॉस्ट भी ऐसा ही होता है, एएफसी का जो कर्व बनाया था वो अलग होता है। अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की, ये एक थोड़ा सा स्पेशल टर्म है, यानी इन दोनों से थोड़ा सा अलग है, या फिर ये कहूँ कि ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है बिल्कुल, या पूरी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें कहीं भी कोई भी फिक्स्ड कंपोनेंट्स नहीं है। एवरेज कॉस्ट के अंदर तो फिक्स्ड कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जो है ये बिल्कुल अलग है, और इसको भी समझेंगे कि आखिरकार ये क्यों अलग है, क्यों इसके अंदर जो है ये नहीं होते फिक्स्ड कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो अभी हम जानेंगे मार्जिनल कॉस्ट को, लास्ट बचा हुआ है इसके अंदर, फिर रिलेशनशिप बताएंगे आपको और ख़त्म करेंगे ये वाला वीडियो, और चैप्टर भी साथ साथ ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं सीधे मार्जिनल कॉस्ट पर। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? इट रेफर्स द additional cost when additional unit of output planned या produced। जब भी आप एक एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट की प्रोड्यूस करोगे तो उसमें जो कॉस्ट आएगा वो आएगा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट आएगा, हर एवरी एडिशनल यूनिट के बाद जो कॉस्ट आपको रहेगा वो रहेगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। इसको देखो किस किस तरीके से लिख सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स द डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट इज़ अ रेशो बिटवीन चेंज इन टोटल कॉस्ट एंड चेंज इन आउटपुट। तो दोनों के बीच का रेशो हो गया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू टी सी nth यूनिट माइनस टी सी n माइनस 1। ये भी समझा देंगे आपको। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, ये
बताइए आप किसका टोटल होगा। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है जो आपने देखा था थोड़ी देर पहले, वो क्या होता था, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू सिग्मा MC। क्या ऐसे लिखा जा सकता है, आप बताइए। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा TVC। जिन बच्चों ने बुक्स पढ़ी होगी इन दोनों पर मेरे को अभी अभी रिप्लाई करेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ी देर का। चलिए आप लोग दोनों पे विचार करिए और दोनों के बारे में मेरे को बताइए कि इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो सही है। तो बच्चे मेरे को अभी चेक करने लग गए हैं और बच्चे चेक कर रहे हैं और मेरे को बताएंगे कि सर इन दोनों के अंदर से कौन सी जो चीज़ है या कौन सी जो कंडीशन है वो सही है, जिसको हम लोग सही मानेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो आप बताइए मेरे को। बच्चों ने इसको कर लिया होगा आई थिंक, मैं पूछता हूँ वापस। चलिए बेटा, कई सारी कंडीशन क्रिएट करनी चाहिए आपको, फिर उसमें चेक करना चाहिए। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ये वाला लिखना है, दिस इज़ द राइट कॉन्सेप्ट, यानी कि सिग्मा MC ऑलवेज इक्वल्स टू TVC, ये सही है। तो कई तरीके से आपको यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट पढ़ने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये मार्जिनल कॉस्ट के जो फॉर्मूलाज हैं ये समझ में आ गए होंगे, डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सीधे मार्जिनल कॉस्ट के डायग्राम और टेबल पर और समझाते हैं आपको कि कैसे निकालते हैं भाई इसको। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं डायग्राम इधर, और ये आपका एक कर्व है, ये X है, ये ओरिजिन स्पॉट है, ये Y है। यहाँ मार्जिनल कॉस्ट लिया है आपने, यहाँ पर वही आउटपुट। भाई मार्जिनल कॉस्ट कर्व का ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल हॉकी स्टिक जैसा होता है। तो हॉकी स्टिक जैसा होता है तो कैसे बनाओगे, हॉकी के जैसे ही बनाओगे भाई, राइट का टिक भी करोगे तो भी चल जाएगा। बट इकोनॉमिक्स में ध्यान रखें कि कोई भी इस टाइप के जो फ्लैट कॉर्नर्स होते हैं ये आप नहीं बनाएं। मैंने आपको इसीलिए ये बना के दिखाया कि ये फ्लैट कॉर्नर्स आप नहीं बनाएं, हॉकी स्टिक जैसा बना सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन इकोनॉमिक्स में होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब ये आप इस तरीके का थोड़ा सा कर्व देंगे तो आपका डायग्राम सही रहेगा और ठीक भी रहेगा, क्योंकि कभी भी कोई ऐसी कंडीशन शार्पनेस की डेटाज के अंदर नहीं आ पाएगी, आपको ये डेटाज पर मैच नहीं होंगे। तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। ये भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी यू शेप है। कैसा है बच्चों, ये भी यू शेप है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये लोएस्ट पॉइंट आ रहा है इसका, इसके बाद ये तेज़ी से बढ़ रहा है, तेज़ी से घट रहा है, दोनों चीज़ें, तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका रिलेशनशिप अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आउटपुट के साथ में आप देखिए, ये कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट। तो घबराने की कोई बात नहीं। अब इसका टेबल प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो टेबल प्रेजेंटेशन के लिए आपको वही डेटा चाहिए, ये आपका आउटपुट, आउटपुट के बाद में आपका टोटल कॉस्ट आपको चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसका यही कहता है डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, ये कहता है। तो इसके लिए आपको TC का डेटा तो चाहिएगा ही।